9 PM स्पेशल में आज 5 राज्य जहां पर चुनाव आखिरकार संपन्न हुए। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव आज खत्म हुआ और दूसरे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद भारत 24 ने आपके सामने रखा सुपर एग्जिट पोल, यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के साथ ही जब वोटिंग संपन्न हुई और 294 सदस्यों वाली विधानसभा में आज 142 सीटों पर वोट डाले गए और इसके बाद सभी एजेंसीज के एग्जिट पोल सामने आ गए। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर जो नजर आया है वो है पश्चिम बंगाल में, जहां पर 8 में से 6 पोल ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा किया है। वहीं असम और पुडुचेरी में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता को बरकरार रखता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण के द्वार की बात कर लेते हैं, जहां केरलम में यूडीएफ की शानदार वापसी एग्जिट पोल में नजर आ रही है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके अलायंस यानी कि स्टालिन की पार्टी हैट्रिक लगाने की संभावना को दिखा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर नजर रही वो थी बम्पर वोटिंग पर, और ये बम्पर वोटिंग जिसमें लोगों का उत्साह भी दिखा, लोकतंत्र में विश्वास भी दिखा और चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की थी वो तैयारियां सफल होती हुई नजर आई। तो आइए सबसे पहले आपके सामने पश्चिम बंगाल के आंकड़े रख देती हूं और पश्चिम बंगाल का जो सुपर एग्जिट पोल है जिसमें हमने रखी है 5 एजेंसीज, यानी सबसे पहले बात करते हैं पीमार्क की। पीमार्क जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 150 से 175 सीटें दी है। इसके साथ बात करेंगे टीएमसी की जिसे 118 से 138 सीटें दी गई हैं। वहीं कांग्रेस का खाता भी पीमार्क ने नहीं खोला है पश्चिम बंगाल के सुपर एग्जिट पोल में और अन्य के पास 2 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब आ जाते हैं अगली एजेंसी की तरफ, मेट्राइज की तरफ। मेट्राइज ने जहां पर बीजेपी को 146 से 161 वोट दिए हैं, वहीं टीएमसी को दिए गए हैं 125 से 140 वोट। अन्य के पास जहां पर 6 से 10 सीटें गई हैं, वहीं दूसरी तरफ खाता भी कांग्रेस का मेट्राइज के सर्वे में खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब तीसरी एजेंसी की बात पश्चिम बंगाल में करेंगे जो कि है पीपल्स पल्स। पीपल्स पल्स ने बीजेपी को 95 से 110 सीटें दी हैं, लेकिन टीएमसी को बड़ी बढ़त दिखाते हुए पीपल्स पल्स ने यहां 177 से 187 सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस के पास 101 से 3 सीटें, यानी एकमात्र पीपल्स पल्स ऐसी एजेंसी है जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का खाता खोला है और 1 से 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। वहीं अन्य के पास 0 से 1 सीट आई है। अब पश्चिम बंगाल में ही ये सर्वे कंडक्ट किया गया, जो सैंपल साइज आधारित एग्जिट पोल होते हैं वो कंडक्ट किया गया चाणक्य स्ट्रैटेजीज की तरफ से, जिसने उस सैंपल बेस्ड अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से 150 से 160 सीटें दी हैं बीजेपी को। टीएमसी को 130 से 140 सीटें दी हैं। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला है और अन्य के पास चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने 6 से 10 सीटें दी है। अब आ जाते हैं प्रजा पोल पर, जहां पर प्रजा पोल ने 178 से 208 सीटें बीजेपी को दी है। टीएमसी के पास 85 से 110 सीटें हैं। कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुला है और अन्य के पास 0 से 5 सीटें गई हैं। अब जरा पश्चिम बंगाल के इस एग्जिट पोल पर रुकेंगे, पश्चिम बंगाल के सुपर एग्जिट पोल पर रुकेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो बीजेपी के पास सीटें गई हैं वो प्रजा पोल की तरफ से मैक्सिमम 208 सीटें गई हैं। टीएमसी के पास जो सबसे ज्यादा सीटें गई हैं वो पीपल्स पल्स के सर्वे में 187 सीटें गई हैं। कांग्रेस का खाता खोलने वाला सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पल्स ही है और अन्य के पास सबसे ज्यादा सीटें यानी 6 से 10 सीटें चाणक्य स्ट्रैटेजीज की तरफ से दी गई हैं। तो पश्चिम बंगाल में जहां पर तस्वीर ऐसी उभर कर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, टीएमसी उसके बाद यानी दूसरे नंबर की पार्टी, यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी जो परिवर्तन की बात कर रही थी, दीदी के गढ़ में सेंधमारी की बात कर रही थी, वो सामने है। लेकिन एक बार फिर से ये दोहराते हुए
तमिलनाडु का आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है। नतीजा 4 मई को सामने होगा और ये सैंपल बेस्ड सर्वे आधारित एजेंसीज एक नंबर लेकर आती हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। अब आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का सुपर एग्जिट पोल क्या कहता है, ये है कंप्लीट पिक्चर आपके सामने। तमिलनाडु में सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स इनसाइड की। पीपल्स इनसाइड ने डीएमके यानी कि स्टालिन पार्टी और उनके अलायंस को 120 से 140 सीटें दी है। अन्ना द्रमुक और उसके साथी पार्टीज को यानी कि अलायंस को 60 से 70 सीटें दी गई हैं पीपल्स इनसाइड की तरफ से। टीवी के एक्टर विजय, राजनीति में एंट्री करने वाले टीवी के यहां 30 से 40 सीटें अपने खाते में जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अन्य के पास गई हैं 0 से 4 सीटें। ये पीपल्स इनसाइड का तमिलनाडु की 234 सीटों को लेकर जो सर्वे किया गया, ये उसके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। अब इसी के साथ मैट्राइज की बात कर लेते हैं। मैट्राइज ने क्या क्या आंकड़े दिए हैं डीएमके, एआईएडीएमके और बाकी पार्टीज को। डीएमके को मैट्राइज ने दी है 122 से 132 सीटें, एआईएडीएमके 87 से 110 सीटें दी गई हैं। टीवीके को यहां 10 से 12 सीटें और अन्य के पास 0 से 6 सीटें गई हैं। यह है मैट्राइज का आंकड़ा तमिलनाडु के 234 सीटों को लेके, जिसमें डीएमके यानी कि स्टालिन का जादू, उनका जलवा बरकरार नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पल्स ने सर्वे किया, उनके पास क्या आंकड़े सामने आए, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं। सबसे पहले बात स्टालिन की पार्टी यानी कि डीएमके अलायंस की करेंगे। 125 से 145 सीटें, एआईएडीएमके के पास 65 से 80 सीटें, टीवी के 18 से 24 सीटें और जितनी भी एजेंसीज आप देखेंगे उसमें टीवीके की एंट्री ने कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के वोट काटे हैं, तो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में भी रखा है। अन्य के पास पीपल्स पल्स ने 2 से 6 सीटें दी हैं। अब बात करेंगे पी मार्क की। पी मार्क ने जो सर्वे किया उसमें डीएमके अलायंस को 125 से 145 सीटें दी गई हैं। 65 से 85 सीटें एआईएडीएमके यानी अन्ना द्रमुक को दी गई है। टीवी के 16 से 26 सीटें यहां पर बैक करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के पास 1 से 6 सीटें। तमिलनाडु की 234 सीटों में से डीएमके मजबूत स्थिति को बरकरार रखे हुए है और स्टालिन की वापसी के संकेत भी मिल रहे हैं। अब ओवरऑल क्रक्स आपके सामने, पीपल्स इनसाइड, इसके साथ मैट्राइज, पीपल्स पल्स, पी मार्क और इसके साथ वोट वाइब जो उनकी तरफ से आंकड़े रखे गए। वोट वाइब का नंबर आपको बता देती हूँ, 103 से 113 सीटें डीएमके को दी गई, 114 से 124 सीटें अन्ना द्रमुक को दी गई है, 4 से 10 सीटें टीवीके को और अन्य का खाता यहां पर नहीं खुला है। तो ये है सारे के सारे तमिलनाडु के सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने। अब बढ़ जाते हैं अगले राज्य की तरफ यानी कि असम की बात करते हैं, जहां पर हिमंता बिस्वा की सरकार है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा था कि बीजेपी यहां पर 200 सीटें जीत रही है, लेकिन उनके प्रदेश का क्या हाल है, उनकी पार्टी का असम में प्रदर्शन सुपर एग्जिट पोल में कैसा नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहले हम एक्सिस माई इंडिया की बात करेंगे। 88 से 100 सीटें यहां पर एनडीए को मिली हैं, 24 से 36 सीटें कांग्रेस के पास, अन्य का खाता यहां नहीं खुला है। अब बात करते हैं मैट्राइज। मैट्राइज ने 85 से 90 सीटें दी हैं एनडीए को, 25 से 32 सीटें दी गई हैं कांग्रेस को और 6 से 12 सीटें अन्य के पास आई हैं और पीपल्स पल्स ने 68 से लगभग 72 सीटों तक एनडीए को दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस को दी गई हैं लगभग 25 से 32 सीटें और 6 से 12 गई हैं अन्य के पास। अब पीपल्स पल्स में 68 से 72 एनडीए के पास, कांग्रेस के पास 22 से 26 सीटें, अन्य के पास 11 से 15 सीटें पीपल्स पल्स ने अपने सर्वे में दी हैं। और अब बात करेंगे जेवीसी की। जेवीसी ने क्या नंबर्स दिए हैं। जेवीसी ने एनडीए को 88 से 101 सीटें दी हैं, कांग्रेस के पास 23 से 33 सीटें आई हैं और अन्य के पास 2 से 5 सीटें। ये सारी की सारी एजेंसीज और जो उनके नंबर्स असम के सुपर एग्जिट पोल को दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर एनडीए हिमंता बिस्वा सरकार के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस सेकंड नंबर पर है और अन्य में एक्सिस माई इंडिया ने खाता नहीं खोला है। अब असम के बाद हम आ जाते हैं केरलम की तरफ। केरलम एक और इंपॉर्टेंट स्टेट है। सुपर एग्जिट पोल इसका क्या दिखा रहा है केरलम का। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल्स इनसाइड की। केरलम में 66 से 76 सीटें यूडीएफ के पास जा रही हैं, 58 से 68 सीटें एलडीएफ के पास हैं, बीजेपी के पास 10 से 14 सीटें हैं
और 0 से 1 अन्य के पास जा रही है। एक्सिस माई इंडिया में 78 से 90 सीटें यूडीएफ के पास, एलडीएफ के पास 49 से 62 सीट्स, बीजेपी के पास 0 से 3 सीटें और अन्य का खाता भी यहां पर नहीं खुला है। अब आ जाते हैं मैट्राइज पर। मैट्राइज ने 70 से 75 सीटें दी हैं यूडीएफ को, 60 से 65 सीटें एलडीएफ को दी हैं, 3 से 5 सीटें बीजेपी के पास गई हैं, अन्य का खाता यहां पर नहीं खुला है। अब पी मार्क की बात कर लेते हैं। पी मार्क ने कौन सी पार्टी का प्रदर्शन कैसा दिखाया है? 71 से 79 सीटें यूडीएफ के पास, 62 से 69 सीटें एलडीएफ के पास, 1 से 4 बीजेपी के पास और 0 से 3 गई हैं अन्य के पास। अब जेवीसी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 72 से 84 सीटें यूडीएफ को यहां पर दी गई हैं, 52 से 61 सीटें एलडीएफ के पास है, 3 से 7 बीजेपी के पास और अन्य का खाता यहां पर भी नहीं खुला है। यह है केरलम का सुपर एग्जिट पोल, जिसमें लीड करने वाली यूडीएफ और दूसरी तरफ एलडीएफ भी उसे कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण चारों राज्य, लेकिन ये हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े जो नतीजे नहीं है। सैंपल बेस्ड सर्वे आधारित आकलन है अनुमानित सीटों का पार्टी वाइज। अब बंगाल में जहां पर अमित शाह के साइलेंट मिशन का भी इन दिनों शोर है, उन्होंने चुनावों के मद्देनजर दिन में रोड शो और रैलियां भी की, तो देर रात तक बैठक भी की ताकि चुनावी गणित को राइटली कैलकुलेट किया जा सके। देर रात तक बैठकें करते रहे और इसके जरिए बूथ लेवल की स्ट्रैटेजी को धार दी गई। पीएम मोदी की आक्रामक नीति, अमित शाह का साइलेंट ऑपरेशन काफी कारगर इन आंकड़ों में दिख रहा है। अब जमीनी फीडबैक भी वो लेते रहे और जो कमजोर कड़ी थी उनको आइडेंटिफाई किया गया और इसके दौरान किस तरीके से पूरी आक्रामकता नजर आई, यानी रैली मीटर किसका क्या दिखा चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर 21 रैलियां की और 3 रोड शो किए। आप याद करिए, हुगली नदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नौका विहार और फिर उन तस्वीरों को साझा करना, गंगा जी के लिए संदेश देना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता हुआ नजर आया। संदेश प्रधानमंत्री ने यह दिया कि सत्ता की राह सिर्फ सड़क से नहीं बल्कि नदी के रास्ते भी तलाशी जा सकती है। वहीं अमित शाह की बात करेंगे, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जो स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं। कई संगठनात्मक बैठकें उनकी तरफ से की गई। सिर्फ इतना नहीं, रैलियां, रोड शो गृह मंत्री अमित शाह ने किए, जिसके नंबर्स क्या हैं? कुल मिलाकर इन टोटल 50 से ज्यादा रैलियां, रोड शो, मीटिंग्स अमित शाह ने की हैं। और कोलकाता का जो सेंट्रल वॉर रूम है, उसमें जाकर दोनों ही फेज की जो वोटिंग हुई है उसकी मॉनिटरिंग की है। एंड टू मेंशन, जहां पर 93%, 91%, 92 के आसपास परसेंटेज ऑफ वोटिंग फर्स्ट और सेकंड फेज में देखने को मिला। अब बात करते हैं नितिन नवीन की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी प्रचार में शामिल हुए, 3 सभाएं उनकी तरफ से की गई, 12 रोड शो किए गए और चुनावी मैदान में नितिन नवीन भी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए वोट की अपील की और लगातार जनता के साथ एक कनेक्ट डेवलप किया। जो बीजेपी के लोकल लीडर्स हैं, स्थानीय नेता हैं, उन्होंने 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 60 से ज्यादा सभाएं की, जनता से वोट की अपील बीजेपी के लिए की ताकि बंगाल में दीदी के किले को भेदा जा सके। दिलीप घोष, जिन्होंने 35 से 40 कार्यक्रम किए। समीक भट्टाचार्य, 30 से अधिक सभाओं के जरिए चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि उनके पास पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान भले ही खोने के लिए कुछ ना हो, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और डू एंड डाई जैसी स्थिति में पूरे चुनावों को स्ट्रेटेजाइज करते हुए ऑन ग्राउंड अपनी मेहनत के बूते जनता के साथ कनेक्ट डेवलप किया और उसे वोटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। बीजेपी ने जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जोरदार प्रचार अभियान किया, जहां अमित शाह 8 दिन तक लगातार कोलकाता में मौजूद रहे, मॉनिटरिंग करते रहे। कोई भी बात नजरों के सामने से चली ना जाए, इस बात का खास ख्याल गृह मंत्री अमित शाह ने रखा। जाहिर बात है कि बीजेपी ने इस बार के विधानसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसकी झलक दूसरे चरण के मतदान में, जो आज हमने लगातार आपको दिखाया।
और फिर उसके बाद एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल के आंकड़ों में साफ तौर पर यह देखी जा सकती है कि बीजेपी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी ने इस बार जी तोड़ मेहनत की, जमीनी स्तर पर ऑन ग्राउंड बीजेपी के दिग्गज दिन रात काम करते नजर आए। अरसे से सत्ता में आने के लिए तमाम राजनीतिक कोशिशों में पार्टी लगी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे मैराथन प्रचार प्रसार करते रहे पार्टी के लिए। और इसके बाद दोनों ही फेजेस में जब बम्पर वोटिंग हुई और एग्जिट पोल हुआ तो मानो बदलाव की एक आहट सुनाई देने लगी है। बीजेपी और टीएमसी लगातार अपनी अपनी जीत के दावे करते रहे। ममता बनर्जी ने पदयात्रा की। 294 सीटों पर किस पार्टी को जीत हासिल हुई है, किसे हार का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है कि इसकी एक बड़ी तस्वीर, इसकी एक रियल तस्वीर सामने आएगी 4 मई को ही, यानी कि नतीजों के दिन। लेकिन इस बार बीजेपी ने किस रणनीति के साथ काम किया, यानी स्ट्रैटेजाइज कैसे किया, ऑन ग्राउंड पार्टी को मजबूती देने के लिए आपको वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली रणनीति क्या रही? बीजेपी को पश्चिम बंगाल में जीत के लिए कई बातों की जरूरत नजर आई। इसमें सबसे बड़ी बात थी ममता बनर्जी विरोधी लहर को, यानी ममता बनर्जी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे अपने पक्ष में किया जाए। अगर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के विरोधी वोटों को अपने पक्ष में एकजुट कर पाई तो जीत का सेहरा उसके सिर पर सज सकता है। बंगाल चुनाव की जीत में आक्रामक प्रचार अभियान बहुत जरूरी था, अग्रेसिव कैंपेनिंग जरूरी थी और वैसा ही ऑन ग्राउंड नजर भी आया। बीजेपी के लिए बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार के लिए मोर्चा संभाला और अग्रेसिव कैंपेनिंग की। किसी भी चुनाव में जीत के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एग्जिट पोल के नतीजों से ये समझा जा सकता है। लेकिन साथ साथ मुद्दा उठाया गया करप्शन, भ्रष्टाचार का मुद्दा, घुसपैठ का मुद्दा, और ऐसे मुद्दे आम लोगों तक पहुंचाना, इसकी जरूरत बीजेपी महसूस कर चुकी थी। अगर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे को पब्लिक तक पहुंचा पाई होगी तो ये उसे जीत का सेहरा पहना सकती है। फिर बात करेंगे एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। इसके जरिए करीब 27 लाख फर्जी वोटों को बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। 2026 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को जहां मतुआ समुदाय का समर्थन हासिल करना जरूरी था, सभी बड़े और स्थानीय नेता इसके लिए कोशिश करते नजर आए। फिर सीएए के जरिए भी मतुआ समुदाय को आकर्षित करने में अगर बीजेपी कामयाब होगी तो उसे जीत मिल सकती है, क्योंकि ये चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दे आर द डिसाइसिव फैक्टर। साल 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी समुदाय ने बीजेपी का समर्थन किया था और कम से कम 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका मतुआ समुदाय निभाता रहा है। फिर इधर बीजेपी ने जीतने के लिए ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ को तोड़ने की भरपूर कोशिश की है। इसके लिए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने की कोशिशें तमाम की गई। लेकिन अब ये 4 मई को, यानी कि नतीजों वाले दिन पता चलेगा कि बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों का, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर रहने वाले वोटर्स का समर्थन कितना मिला है। फिर बीजेपी और मोदी ने कई तरीके की गारंटी दी, जिसमें हिंदुत्व और साथ ही विकास का एक मिला जुला स्वरूप नजर आया। महिलाओं का 3000 रुपए भत्ता करना, विकास के बड़े बड़े वादे किए गए और ये कितना लोगों को लुभाएंगे ये भी 4 मई को पता चलेगा। फिर एक बात की गई कि कैसे पश्चिम बंगाल में भय का माहौल है और इसी भय मुक्त माहौल में मतदान से काफी असर पड़ सकता है। आप देखिए तस्वीरें, सीएपीएफ की तैनाती की गई और इसी के जरिए भयमुक्त माहौल में मतदान को सुनिश्चित करना जरूरी था, सुरक्षित मतदान को सुनिश्चित करना जरूरी था। लेकिन एक बात की यहां पर बहुत क्लैरिटी है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे कहते हैं 100 बात की एक बात। और जो पॉइंटर्स हमने आपको बताए, यानी कि जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई,
उसका क्या असर होगा, ये सब कुछ रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, यानी कि 4 तारीख जब सामने होगी। अब एक बात जाते जाते आपको बताना बहुत जरूरी है, वो बात क्या है। हमने आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े रखे, एग्जिट पोल के सुपर एग्जिट पोल यानी एवरेज क्या है, कैसे 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती बिगड़ती अनुमानित आंकड़ों में दिख रही है। तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर एग्जिट पोल होते क्या है। चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए 2 तरीके के सर्वे किए जाते हैं, यानी वोटिंग से पहले के सर्वे को, जिसे ओपिनियन पोल कहते हैं, जबकि वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी कर दिए जाते हैं। अब आप ये भी जानिए कि भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत कब हुई। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के तत्कालीन प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी 1980 के दशक में, जब भारत में पहली बार नेशनल लेवल पर एग्जिट पोल को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रणय रॉय और यूके के पॉलिटिकल एक्सपर्ट डेविड बटलर ने मिलकर काम किया। 1996 में सरकारी चैनल दूरदर्शन ने सीएसडीएस के साथ मिलकर पहली बार एग्जिट पोल किया था। तो अब एग्जिट पोल सामने आ चुका है, तस्वीर अनुमानित 5 राज्यों की उभर कर सामने आ चुकी है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि 4 मई को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार।